स्वागत है आपका 22 जिले 22 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी पर भरोसा जताने के लिए अंबाला वासियों का धन्यवाद किया और साथ ही कहा कि अब एक नई शक्ति के साथ काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर से आईएमटी के लिए संघर्ष करने की बात कही और जनादेश का अपमान करने वाले नेताओं को भी करारा जवाब दिया। अंबाला के नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि कारपोरेशन में उन्होंने जितने भी पार्षद जीते हैं तो किसी भी पार्टी से हो, मैं सबको बधाई देता हूं। और एक अच्छे ढंग से जो चुनाव लड़ा गया है, प्रशासन ने जिस तरह से शांति को बनाए रखा और चुनाव अधिकारियों ने जैसे चुनाव का संचालन किया, ये सराहनीय है। उन सबको भी बधाई देना चाहूँगा जो चुनाव संचालन में संलग्न थे, जिन्होंने चुनाव संचालन किया, और ख़ास तौर पे अंबाला के निवासियों को जिन्होंने बहुत संयम दिखाकर अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। भले ही बहुत किस्म की प्रोवोकेशंस आई, कई लोगों को थ्रेट किया गया, धमकाया गया, लेकिन उन्होंने अपने विवेक के साथ अपनी वोट कास्ट की और अपने प्रिय नेताओं को चुनाव में विजयी बनाया। कुछ हार की वजह से कुछ लोगों को बौखलाहट हुई है। मैं समझता हूँ हार जीत चुनाव में होती है, सब तो जीत नहीं सकते, किसी एक को जीतना है, बाकी हार होती है। मुझे लगता है कि ये बौखलाहट जो है शायद हार की वजह से नहीं है, जो मैं कहता था कि करारी शिकस्त देंगे, उसकी वजह से है। जमानत जब्त होने से किसी को भी दुख तो होता ही है। मैं समझता हूँ उनकी बौखलाहट भी कि जमानत जब्त होने से वो कुछ ऐसी बातें करने लगे हैं जो उनको शोभा नहीं देती। अब मेरे शहरवासियों के बारे में ऐसा कहना कि धन की वजह से जीत गए हैं, तो यानी कि वो मेरे शहरवासियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। वोटर हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जैसे उन्होंने वोटिंग जो की है धन की वजह से की है। ये तो बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल ही नासमझी वाली बात है। और धन बल की जो बात करते हैं उसमें तो वो बड़े सक्षम हैं, धन भी है उनके पास और बल भी बहुत है, तो बल का भी प्रयोग करते हैं, वो धन का भी प्रयोग करते हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? अपनी खुद की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आया। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हम मिलजुल कर एक अच्छा वातावरण पैदा करेंगे। वातावरण को दूषित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके साथ मिलकर काम करेंगे, और जो काम करने हैं, जो जनता चाहती है, जो लोग चाहते हैं, उन कामों को प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाएगा, ताकि हम जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनके पूरे उतर सके, उनकी आशाएं पूरी हो सकें। और वहीं कृषि कानूनों के विरोध में लगातार दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कैथल में भी किसानों ने राज्य मंत्री कमलेश ठांडा और बीजेपी विधायक लीलाराम के घरों का घेराव किया और नारेबाजी की। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार देश भर में किसानों का आंदोलन उग्र रूप धारण करता जा रहा है। लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले 38 दिनों से डटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर आज कैथल में भी किसानों द्वारा बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया गया। राज्य मंत्री कमलेश ठांडा के घर के बाहर किसानों ने खूब बवाल काटा और वहीं पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तक ट्रैक्टरों से तोड़ डाले। वहीं विधायक लीलाराम गुर्जर के घर के बाहर भी खूब बवाल काटा और प्रदर्शन व नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि कुछ दिन पहले विधायक लीलाराम गुर्जर द्वारा किसानों को आतंकवादी तक कह डाला गया था। इसी को लेकर आज किसानों ने दोनों नेताओं के घरों के बाहर खूब बवाल काटा और प्रदर्शन व नारेबाजी की। कैमरा पर्सन मोहन रोकवाल के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज़, कैथल।
और वहीं पलवल में पिछले 31 दिनों से एमएसपी पर लिखित कानून बनाने और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर NH-19 स्थित अटोहा चौक पर धरने पर बैठे किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि आगामी 4 जनवरी को सरकार के साथ किसान नेताओं की बातचीत है। अगर वो विफल होती है तो इस आंदोलन को और तेज गति दी जाएगी और एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। और वहीं यमुनानगर पहुंचे कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इन नए कानूनों को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य व सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर बातचीत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार हठ धर्मिता व ईगो को लेकर काले कानून थोपने पर लागू है, जबकि उन्होंने किसान की फेवर में ये काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार 10 साल रही है और एक बार भी किसान आंदोलन नहीं हुआ, जबकि उनकी पहले सरकारें रही हैं उनमें किसानों पर गोलियां तक चलाई गई हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 31 सांसद राज्यपाल से मिलने गए थे, लेकिन राज्यपाल ने मिलने का समय नहीं दिया और वह चाहते कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन किसानों की फेवर में है और कौन किसानों के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सिंधु बॉर्डर पर किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को और जो शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं प्रदेश में एचटेट परीक्षा के पहले दिन 279 परीक्षा केंद्रों पर लेवल 3 की परीक्षा हुई है। भिवानी में बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जा रही। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आज प्रदेश भर में 279 परीक्षा केंद्रों पर एचटेट परीक्षा लेवल 3 का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में प्रदेश भर में 82,185 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड व प्रशासन व पुलिस के द्वारा मुकम्मल इंतजामात किए गए थे। कुल 279 परीक्षा केंद्रों पर न केवल 15 जैमर लगाए गए, बल्कि साथ ही साथ 16 CCTV कैमरे भी प्रत्येक परीक्षा केंद्र के हिसाब से लगाए गए थे। बाकायदा कोविड के नियमों की भी अनुपालना सुनिश्चित की गई थी। बिना मास्क के एंट्री तक नहीं होने दी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे प्रबंधों की, परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लगाई गई थी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 2 बड़े कंट्रोल कक्ष भी स्थापित किए गए थे, जिनमें एक में व्हाट्सएप नंबर के जरिए जिस तरह की जो शिकायतें मिल रही थी उनका मौके पर ही निदान किया जा रहा था। एक कंट्रोल कक्ष तमाम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से सीधे तौर पर जुड़ा था, जबकि दूसरे कंट्रोल कक्ष में CCTV कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी। बहरहाल आज पहले दिन की परीक्षा थी, जबकि 3 तारीख की अगर बात करें तो लेवल 2 व लेवल 1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं जींद में एचटेट परीक्षा के पहले दिन 16 स्थानों पर 21 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए। हर परीक्षा केंद्र पर 10-10 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत भारी पुलिस बल भी परीक्षा केंद्रों के बाहर नजर आया। जींद में पहले दिन 16,225 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। और वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक झज्जर जिले का बहादुर जवान शहीद हो गया। नायब सूबेदार रविंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में खबर आई कि वीर सपूत ने मां भारती के चरणों में अपने प्राण आहूत कर दिए हैं। खबर मिलते ही शहीद के घर और सालावास गांव में मातम छा गया। वहीं गांव वालों का कहना है कि शहीद रविंद्र की शहादत पर पूरे गांव को ही नहीं बल्कि पूरे देश को नाज है। ग्रामीणों ने बताया कि बहादुर रविंद्र कारगिल युद्ध में भी दुश्मनों का मुकाबला करते हुए उनके छक्के छुड़ा चुके थे। ग्राम सरपंच का कहना है कि शहीद वीरेंद्र का अंतिम संस्कार भी उसी पंचायती भूमि पर किया जाएगा जहां पहले भी गांव के 2 शहीदों का संस्कार किया गया है। ग्राम सरपंच का कहना है कि शहीद रविंद्र का शव रविवार को आने की उम्मीद है और रविवार को ही सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ शहीद रविंद्र का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ताऊ का लड़का द्वारा फोन आया था, गुल्लू द्वारा। तुरंत बाद वो फिर मेरे द्वारा आया था, भाई नुन्नू बन गई। फिर हम जो है गया अपना साहब पड़ोसी द्वारा, काका हवा सिंह द्वारा।
उठ जाके बातचीत करी, फिर तो वह सारे टेलीविज़न में भी आ ली। तो रविंद्र जाखड़ जो शहीद हो रहे काल जो है कारगिल में भी अच्छी लड़ाई लड़ी थी ना। पंचायती ज़मीन में पहले भी गांव के जो शहीद हुए हैं ना, उन्हीं के साथ में ही उधर ही पंचायती ज़मीन में इसका दाह संस्कार किया जाएगा। और वहीं फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद करीब 2500 कैदियों को नए साल में रेडियो एफएम का तोहफा मिलने जा रहा है। जेल प्रशासन द्वारा खुद का एक रेडियो एफएम स्थापित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जेल में बंद सभी कैदी मनोरंजन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कैदी अपनी फरमाइश के गाने सुन सकेंगे। साथ ही कैदी स्वास्थ्य, कानूनी और ज्ञानवर्धक जानकारी ले सकेंगे। खास बात यह है कि नीमका जेल के सुपरिटेंडेंट जय किशन छिल्लर की माने तो एफएम को चलाने वाले रेडियो जॉकी भी कैदी ही होंगे, जिन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। फरीदाबाद की नीमका जेल के अलावा अंबाला और पानीपत की जेल में भी इसी तरह से रेडियो एफएम स्थापित किए जा रहे हैं। की नीमका जेल के अंदर अपना एक रेडियो एफएम होगा और इस रेडियो एफएम को खुद जेल प्रशासन चलाएगा। और फरीदाबाद की जेल के ही नाम से इस एफएम रेडियो में जो रेडियो जॉकी होंगे वो भी जेल के अंदर रहने वाले कैदी होंगे। उनके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। कुछ कैदियों को 10 ऐसे कैदियों को ट्रेनिंग दी गई है जो संगीत से लेकर साहित्य और जेल के अंदर की खबरों को एफएम पर प्रसारित करेंगे। और जेल में तमाम बंद जो कैदी हैं वो बाकायदा स्पीकर के माध्यम से मनोरंजन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं है, ये किस तरह से और बाकी 2 जेलें हैं अंबाला और पानीपत, वहाँ भी इसी तरह के एफएम लागू कर इंस्टॉल करने की तैयारी की जा रही है। डीजी की तरफ से बात कर लेते हैं। हमारे साथ में एसपी जेल जय किशन छिल्लर हैं, खुद उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, किस तरह का कॉन्सेप्ट है ये, एफएम रेडियो अपना चलाएंगे? जी हाँ, ये हमारे जो डीजी साहब हैं श्री के सालुराज जी, उनके आदेश से हरियाणा की 3 जेलों को मुख्य रूप से जो शामिल किया गया है, फरीदाबाद, पानीपत और अंबाला, जहाँ पर एक तिनका फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं मैडम वर्तिका नंदा जी, उनके माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग दिलवाई गई है। हमारी जेल की टोटल 10 इनमेट्स को शामिल किया गया है, जिसमें से 5 महिलाएं और 5 पुरुष इनमेट्स जो हैं उनको, और बाकी अंबाला से 6 और 5 पानीपत से इनमेट्स को शामिल किया गया है। छिल्लर साहब, एक बीच में मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे। जो ये रेडियो जॉकी बनाए गए हैं, क्या क्या करेंगे? ये क्या पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं? इनका काम क्या रहना है? हाँ, इनको पूरी तरीके से जो ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग देने के बाद इनको सर्टिफिकेट वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इनमें से ही खुद के जो है वो न्यूज़ इकट्ठी करेंगे और जेल के अंदर क्या अच्छा हो रहा है, नियमों की जानकारी देना, उसके साथ साथ मनोरंजन का प्रबंध करना, जो बंदियों की फरमाइश के जो गीत हैं वो बजाना, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद जो कार्यक्रम है वो यहाँ लागू होंगे, जिससे जेल के अंदर जो अनुशासन है वो भी मेंटेन रहेगा। और इस एफएम रेडियो से जो बंदियों के अंदर जो मानसिक जो तनाव है वो भी कम होगा। इसके साथ साथ बंदियों को बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी हैं वो भी जो है मिलेंगी। इसके साथ साथ जो कुछ नियम, कायदे, कानून की जो जानकारी उनको देंगे, वो नियम, कायदे, कानून भी तुरंत उस पर एफएम पे सुनने को मिलेंगे। इसके साथ अभी जिक्र कर रहे थे आप फरमाइश का, कैदियों की फरमाइश, वो किस तरह, क्योंकि वो बैरक में बंद हैं, फरमाइश कैसे पहुंचेगी एफएम तक उनकी? उसमें जो हम सभी बैरकों के अंदर जो हमारे निगरान और जो नंबरदार वगैरह होते हैं, उसके माध्यम से हम एक ऐसा सिस्टम ईजाद करेंगे कि वो कोई भी बंदी अपने नाम से किसी भी गीत की फरमाइश कर सकता है और उस फरमाइश को सेंट्रल लेवल पे जो हमारा स्टेशन होगा रेडियो का, वहाँ पे जो है उसको बजाया जाएगा, ताकि उस बंदी को ये लगे कि आज तेरी चॉइस से कोई गीत जो है बजाया जा रहा है, उसको ताकि अच्छा फील हो। अच्छा, बात करें रेडियो की, एफएम की, तो इसकी जो रेडिएशन है ये कहाँ तक सुना जा सकता है? क्या जेल के अंदर ही सुन सकते हैं या बाहरी लोग भी अगर यहाँ से निकलते हैं रास्ते से तो वो भी कैच करेंगे क्या? नहीं, इसमें क्योंकि स्पीकर के माध्यम से सिर्फ वायर कनेक्शन है ये, और इसको बाहर जो है प्रसारित नहीं किया जा सकता। जेल के अंदर ही रहेगा, जेल के इनमेट्स के द्वारा ही ये प्रसारण होगा और जेल के लिए ही रहेगा ये सब। तो कब तक शुरू करने की स्थिति में हैं? कब तक ये इंस्टॉल कर दिया जाएगा? इसको बहुत जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी सभी बंदी जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो
अपनी जो योग्यता है उसको काफ़ी हद तक जो है बढ़ा रहे हैं। उनके बोलने का जो तरीका है उसके अंदर बहुत परिवर्तन आया है। वो जिस प्रकार से जो है उन्होंने जितनी जल्दी सीखा है उससे निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो दे पाएंगे और सभी का जो मनोरंजन और शिक्षा का जो साधन है वो जुटा पाए। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए कि ये बड़ी पहल और एक बड़ा कदम कह सकते हैं कि कैदियों को एक मनोरंजन के साथ साथ में जो ज्ञान, उनकी जो जानकारी है, शिक्षाप्रद जानकारी, वो उनको नियम, कानून, कायदे तमाम तरह के वो सीखें। इस बात को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम जेल प्रशासन की तरफ से उठाया गया। आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये जिला कारागार फरीदाबाद है और जहाँ जल्द ही एक जेल का अपना FM रेडियो होगा और उस FM रेडियो पर न केवल कैदी मनोरंजन कर सकेंगे, अपनी फरमाइश के गीत भी सुन सके हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और अब बात करेंगे पानीपत की, जहां बधावा राम कॉलोनी में एक युवक के सालों ने घर से बुलाकर अपने जीजा को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी सालों ने पानीपत के भावना चौक पर घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने जीजा पर करीब 1 दर्जन बार चाकुओं से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी पास में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गए। मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने पहले चेतावनी देकर घटना को अंजाम दिया। वहीं उन्होंने बताया कि इससे पहले भी आरोपियों द्वारा बार-बार जान से मारने की धमकी दी गई, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। पहले हमने रिपोर्ट दी थी, पुलिस ने महिला थाने में दी थी। जब इन्होंने मतलब 10:30 बजे इसके भाई ने वारदात करी थी मेरे ऊपर और एक मेरे भाई के ऊपर जो अंदर है, और वारदात करी तो हम महिला थाने गए। हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया सवेरे। उसके बाद फ़ोन पे धमकियाँ दे रहा था, भाई जान से मारूंगा, जान से मारूंगा। फिर शादी होगी इनकी, उसके बाद भी धमकियाँ दी इन्हें जान से मारने की। हमने उसके बाद कल शाम को भी आया 7 बजे, कहता है कि अपनी बहन को बाहर बुला के इसके मामा का लड़का पवन कि थोड़ी देर में तू रोएगी। इतनी देर में 10 मिनट में भावना चौक पे पकड़ के इन्होंने मार दिए जी उसको, चक्कू वगैरह। और इधर से मेरा भाई आ रहा था दुकान से, उन्हें भीड़ देखी तो वो देखने चला गया। उन्होंने देखा तो भाई है, फटाफट उठा के ले गए हम। तो वहीं अगर शहर में ले गए थे पहले, वहाँ पर वो बोले कि कहीं और ले जाओ। फिर हम सिविल लेके आए और यहाँ पे इन्होंने जवाब दे दिया जी। और फिर मैं पुलिस थे, उन्होंने बोला कि उनका घर किसी ने देखा, कौन जानता है जी? मैं कहा मैं जानता हूँ, मैं घर चलता हूँ। मैं उनके घर गया, मौके पे ही उसका भाई, अभी उन्होंने बाइक खड़ी कर दी। मैं कहा जी ये बड़ा भाई है, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो मैं इनको बार बार ये कह रहा हूँ कि एक बार जो पकड़ा है तो मुझे दिखाओ तो सही कहाँ पर है। और अभी मुझे 9 बजे इन्होंने तहसील चौकी में बुलाया था, तो उस टाइम भी ये कहते हैं कि बताने वाली बात कुछ नहीं है, वो लड़का हमारे पास ही है। हाँ देखिए, एक लड़का लड़की ने कुछ दिन पहले नवंबर के महीने में लव मैरिज की थी और लड़की का भाई, बाकी परिवार तो संतुष्ट हो गया था, लेकिन लड़की का जो भाई था वो उस लड़के से रंजिश रखता था जिसके साथ उसने लव मैरिज की थी। तो उसी रंजिश में इसने कल उसको चाकू मार दिए और फिर उसकी मौत हो गई। तो FIR दर्ज की गई है उसके ऊपर और इसके मामा के लड़के के ऊपर और जो इस लड़के का भाई था इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। FIR दर्ज कर ली गई है और बॉडी का। और वहीं प्रॉपर्टी डीलर रविंदर यादव की हत्या मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और इसी से गुस्साए ग्रामीणों ने मानेसर में पंचायत की है। पंचायत का आरोप है कि रविंद्र की हत्या के 10 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी से गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने रोड जाम करने की धमकी दी। उसके बाद मौके पर पहुंचे गुरुग्राम पुलिस के क्राइम ACP प्रीतपाल सिंह ने पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में जांच तेजी से की जाए और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। और वहीं करनाल में आर्मी में भर्ती करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। युवकों को नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 20 लाख रुपए ठग लिए गए। 2 युवकों से सरेआम भर्ती करने के नाम पर 20 लाख रुपए लिए गए, जिसके बाद ना तो भर्ती हुई और ना ही पैसे वापस मिले। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं गोहाना में पिछले 1 महीने के दौरान ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीने में अभी तक 10 से ज्यादा ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। एक ही दिन में 2 ऑनलाइन ठगी के मामले और सामने आए हैं, जिसमें शातिर ठगों ने 2 अलग-अलग लोगों से फोन कर ATM पिन पूछा और दोनों से करीब 2.25 लाख रुपए की ठगी की है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है और साइबर सेल को ये मामला सौंप दिया गया है। इसकी जांच चल रही है।
कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसमें शमशेर है बिचपड़ी गांव का रहने वाला। उसने बताया कि मेरे पास हाई कोर्ट के वकील बलराज राठी बनकर एक किसी ने फ़ोन किया। उसने बताया कि मेरे सहयोगी का एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना है और मेरे को पैसों की ज़रूरत है, आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो। तो इस संबंध में उसने बाद में बलराज राठी से बात की तो उसने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया कि मैंने कोई फ़ोन नहीं किया। तो जिस संबंध में उसने OTP बता दिया अपना और उसके अकाउंट से 1,45,000 रुपये उसने निकाल लिए। देखो, साइबर एक्सपर्ट एक ASI हमने लगाया हुआ है जो साइबर का ज़्यादा एक्सपर्ट है। एक पूरी टीम बना रखी है। ASP साहब उदय सिंह मीणा जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से अच्छी सुविधा दे सकें। और वहीं सिरसा में CIA पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लूटपाट में शामिल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में DSP RN चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में 11 आपराधिक वारदातें भी कबूली हैं। और वहीं फतेहाबाद जिले के टोहाना की प्रभाकर कॉलोनी में अध्यापक के घर चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया 8 तोला सोना, लगभग आधा किलो चांदी और 25,000 की नकदी बरामद की है। और वहीं नूंह जिले के नगीना के सुभाष प्रजापति ने 36वें ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। सुभाष ने खेलों को लेकर पिछड़े क्षेत्र का नाम रोशन किया। 2 दिवसीय जूडो कराटे ऑल इंडिया चैंपियनशिप फरीदाबाद में 70 किलोग्राम वर्ग में आयोजित हुई थी। इससे पहले भी सुभाष ने कई प्रतियोगिताएं अपने नाम की हैं। और वहीं चरखी दादरी में पिछले 2 से 3 दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में मौसम ने अचानक करवट ली और गरज के साथ बूंदाबांदी हुई है। अचानक मौसम के करवट लेने के बाद किसानों के चेहरे जहां खिले हैं, वहीं दूसरी तरफ आमजन की परेशानियां बढ़ गई हैं। पारा जमाव बिंदु की तरफ चला गया है। जिस तरह से क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई है, उसके बाद कहीं न कहीं किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी गई है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इन दिनों क्योंकि सिंचाई का सीज़न चल रहा है, ऐसे में गेहूं व सरसों की फसल पर न केवल सिंचाई से लाभ मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ बीमारियों से भी निजात इन फसलों को मिलेगी। बहरहाल आमजन की मुश्किलात बढ़ चली हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पारा गिर रहा है उससे न केवल बीमारियां बढ़ेंगी, बल्कि खासतौर पर छोटे बच्चों व बुजुर्गों को ज़्यादा सावधानियों की आवश्यकता है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।